मणिका का कल का एपिसोड बनाते वक्त मुझसे गलती से एक मिस्टेक हो गई। हुआ यूं कि पन्ना पलटते वक्त दो पन्ने एक साथ चिपके रह गए और मैंने गौर नहीं किया इस बात पर। तो दो अति महत्वपूर्ण प्रसंग स्किप हो गए जिसे मैं आज के एपिसोड में पढ़ूंगी। यूं तो ये बात मैं आपको बिना बताए भी यदि पढ़ती तो आप लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि मैं जानती हूं अंत तक वीडियो कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज 2-3 लाइन पीछे से पढ़ूंगी और ताकि प्रसंग कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया था तथा आनंद कुमार विश्वविद्यालय से निष्कासित हो गए थे। अन्य कम्युनिस्ट छात्रों के साथ मैंने इस तरह की मांग का खुलेआम विरोध किया था। उस समय तमाम लोहियावादी छात्र नेता हम कम्युनिस्टों के विरोध में नारा लगाते थे, वीसी के घर जाओ, काजू किशमिश खाओ। तो यहाँ पर जो थे दो पन्ने एक साथ चिपके रह गए थे और जो अति महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जो आरएसएस के बच्चा संगठन अर्थात छात्र संगठनों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, वो मिस हो गए थे। तो उसे अब मैं पढ़ रही हूं, ध्यान दीजिएगा। आनंद कुमार प्रकरण के बाद बीएचयू छात्र संघ का संविधान बदल दिया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी भी परिस्थिति में अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है तो छात्र संघ का फिर से चुनाव कराया जाएगा। कर्पूरिया हत्याकांड के बाद बीएचयू की छात्र राजनीति में आरएसएस विरोधी भावना बड़ी तेजी से भड़क उठी। विद्यार्थी परिषद को छोड़कर कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि संगठनों के सारे छात्र नेता आरएसएस के प्रतिबंध लगाने की मांग करने लगे। तो बीएचयू में लॉ कॉलेज के परिसर में 2 कमरों वाला एक मकान था। इस मकान को बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने आरएसएस को दे दिया था। इन प्रसंगों का पहले भी मणिकर्णिका के पहले ही खंड में जिक्र हो चुका है। आरएसएस की शाखा में जाने वाले छात्र इस मकान में अपनी लाठियों के अलावा शाखा के काम आने वाली अन्य सामग्री को रखते थे। इस मकान को संघ के कब्जे से मुक्त कराने की मांग बड़ी तेजी से होने लगी। इस आंदोलन की गूंज संसद तक सुनाई देने लगी। उन दिनों बीएचयू में तैयार किए गए संघ विरोधी वातावरण का परिणाम यह हुआ कि 25 जून 1975 में देश भर में इमरजेंसी लागू की गई। तो उसका फायदा उठाकर डॉक्टर श्रीमाली ने रातों रात उस मकान को ध्वस्त कराकर सुबह तक उसका सारा मलबा वहां से गायब करवा दिया था। सुबह सुबह उस मकान की जगह खिले हुए गुलाब के फूलों के गमले पाए गए। स्मरण रहे कि इमरजेंसी लागू करने के साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संदर्भ में एक अजीब हादसा हुआ। सन 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का माहौल एकदम बदल गया, क्योंकि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाया जा चुका था। पहले भी वे बोल चुके हैं कि जब जेपी आंदोलन हुआ तो जनता दल जो था, जनता पार्टी जो आई, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी सरीखे बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। तो इससे जेपी आंदोलन की सच्चाई भी पता चलती है। तो मेरे ख्याल से इतिहास को नए सिरे से बांचने की, परखने की अब जरूरत आन पड़ी है। ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हमारी आंखों देखी, हमें से बहुतों की आंखों देखी बात रही होगी ये। तो इतिहास का थोड़ा मूल्यांकन अब दोबारा होना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर श्रीमाली बीएचयू से रिटायर होकर चले गए थे, किंतु वे साल भर बाद किसी काम से बनारस आए हुए थे और सर्किट हाउस में ठहरे थे। तो अब आगे का हादसा जो होता है, जो छात्र संगठन है आरएसएस के, वो किस तरह काम करते हैं, उनकी कार्यशैली पर किस तरह सवालिया निशान खड़े होते हैं, अब वो प्रसंग आ रहा है। आरएसएस से संबंधित बीएचयू के दर्जनों छात्रों ने डॉक्टर श्रीमाली को जबरन उठाकर एक गाड़ी में फर्श पर लेटा दिया। उनके ऊपर पैर रखकर वे डॉक्टर श्रीमाली को बीएचयू छात्र संघ भवन लाए। इन लोगों ने डॉक्टर श्रीमाली के गले में जूतों की माला पहनाकर उन्हें पीटते पीटते पूरे विश्वविद्यालय में पैदल घुमाया था।
इस तरह इन लोगों ने डॉक्टर श्रीमाली द्वारा बीएचयू कैंपस स्थित आरएसएस भवन तोड़ने का बदला ले लिया। तो यदि इन संगठनों पर कभी प्रतिबंध लगाया जाए और वो जब प्रतिबंध खुलते हैं तब इनका जो रूप होता है, रौद्र रूप, वो किस तरह सामने आता है, इसका भरपूर ब्यौरा यहां पर दिया गया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पुलिंदा है ये आत्मकथा। बीएचयू में आरएसएस से संबंधित 1972 की एक अन्य घटना उल्लेखनीय है। फूलचंद राम नामक एक दलित छात्र जो एमएससी कर रहे थे, वे राधा कृष्णा हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने हॉस्टल प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था। अब दूसरा प्रसंग सुनिए। उस दौरान वे हॉस्टल के बाथरूम में झुककर बाल्टी में कुछ कपड़े धो रहे थे। अचानक आरएसएस के सर्वजीत सिंह वहां पहुंचकर फूलचंद की पीठ पर धड़ाधड़ मिट्टी से सनी चप्पलों को मारने लगे। क्यों मार रहे हैं, यह भी कारण स्पष्ट है। वे गालियां देकर कहते रहे कि चमार होकर हॉस्टल प्रेसिडेंट के लिए क्यों खड़े हो। सर्वजीत सिंह स्वयं हॉस्टल प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। बुरी तरह से मार खाने के बाद फूलचंद राम मेरे पास आए और पूरी घटना बताई। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर श्रीमाली के पास चला गया। श्रीमाली जी ने फूलचंद राम की कमीज, जिस पर चप्पलों के दाग मौजूद थे, को चीफ प्रॉक्टर द्वारा सील करवा दिया। पूरी घटना सुनकर वे बहुत दुखित हुए थे। श्रीमाली जी ने स्वयं रामाकृष्णा हॉस्टल जाकर सर्वजीत सिंह के कमरे पर ताला लगवा दिया था, उन्हें निलंबित कर दिया। इस घटना के विरोध में दूसरे दिन कम्युनिस्ट छात्रों का एक जुलूस लेकर मैं बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस गया। इस बीच आरएसएस से जुड़े छात्रों का भी एक जुलूस सेंट्रल ऑफिस पहुंच गया। किस तरह गलती भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं, ये तो हमने आसिफा मर्डर केस में भी देखा। कैसे छोटी बच्ची का बलात्कार किया, उसके बाद जो हिंदू वाहिनी सेनाएं थीं, वे उन बलात्कारियों के फेवर में जुलूस निकालती हैं। तो ये है आरएसएस का पूरा कच्चा चिट्ठा, उनकी कार्यशैली का ब्यौरा। तो हम लोग मांग कर रहे थे कि फूलचंद राम पर हमला करने के लिए छात्र सर्वजीत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा आरएसएस की हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। तो ये है आरएसएस का असली चेहरा। यदि इन पर अंकुश न लगाया गया तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी कहां खड़ी होगी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि ये कहकर इसको खारिज नहीं किया जा सकता कि ये तो 1970 के दशक की बातें हैं, अब कहां होता है। आज भी ये बदस्तूर ऐसे ही जारी है। तो इसलिए इसे 1970 के दशक की घटना समझकर रफा दफा मत कीजिए, इस पर सोच विचार कीजिए। कहा जाता है कि यूपी की जो चुनाव है वो देश का रुख तय करती हैं। तो मजेदारी तो तब है जब इस बार दलित समाज इस रुख को तय करे। इस बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसे देखकर मैं एकदम अचंभित एवं स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि जिस व्यक्ति के लिए मैं वह आंदोलन चला रहा था, वह व्यक्ति स्वयं यानी फूलचंद राम आरएसएस वाले जुलूस के मंच पर खड़े होकर कहने लगे, मेरे साथ कोई गड़बड़ी हुई है। कुछ लोग बेमतलब का इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। बीएचयू में मेरे राजनीतिक जीवन को व्याकुल करने वाला ये सबसे बड़ा प्रसंग था। तो ये होता है हमारे लोगों का चरित्र। क्यों हम कोई आंदोलन नहीं कर पाते? फूलचंद राम एक नाजुक मोड़ पर ऐसी पलटी मारेंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परिणाम स्वरूप सर्वजीत सिंह का निलंबन वापस हो गया तथा उनके कमरे का ताला भी खुल गया। फूलचंद राम के पलट जाने के कारण डॉक्टर श्रीमाली को भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। आगे चलकर वे यही फूलचंद राम थे जो पीसी राम के नाम से पूरे भारत में उस समय चर्चा का विषय बन गए, जब सन 2010 में आसाम के उल्फा नामक संगठन के आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया। पीसी राम उस समय असम के केंद्रीय सरकार के खाद्य विभाग में एक बड़े अधिकारी थे। संयोगवश पुलिस द्वारा उल्फा के चंगुल से मुक्त कराने की प्रक्रिया में पीसी राम गोली के शिकार हो गए। इस तरह उनका दर्दनाक अंत हो गया। उनकी इस हत्या से मुझे बहुत दुख हुआ था। तो संदर्भों को कहां से उठाकर कहां तक जोड़ते हैं, ये आत्मकथा की खूबी है। कूटनीति
दृष्टिकोण से सन 1972 में भारत काफी चर्चा में रहा। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता वार्ता की पृष्ठभूमि में नए बांग्लादेश का निर्माण था। अतः भारत पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। जब वार्ता के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए तो भारतीय अखबारों में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, की होती थी। बेनजीर भी शिमला आई थी। हमारी एमए राजनीति शास्त्र की कक्षाओं में शिमला वार्ता के बारे में खूब चर्चाएं होती थी। तो अब यहां से सिर्फ एक ही पैराग्राफ है जो रिपीट में है, जिसे पिछले एपिसोड में हमने गलती से मैंने पढ़ लिया था। तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, उसे सुन लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान एक हारा हुआ देश था, इसीलिए तमाम छात्र इंदिरा गांधी के विदेश नीति का खूब समर्थन करते थे। सीमा विवाद जैसी अनेक समस्याओं को हल करने की दृष्टि से शिमला समझौता काफी ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण कदम था। यह समझौते के चलते लगभग 1 लाख पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भारत ने रिहा कर दिया और वे पाकिस्तान चले गए। इस संदर्भ में मुझे एक मार्मिक दृश्य याद आता है। जब पाकिस्तानी युद्धबंदी भारत में थे तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर रोज शाम एक 10-15 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। यह कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता था, बल्कि उस निर्धारित समय पर जितने भी कैदी बोल सकते थे वे अपने घर वालों को अपना हालचाल बताते थे। हालचाल बताने के कुछ निर्धारित शब्द होते थे। इन शब्दों के आगे कुछ भी नहीं बोला जाता था। जैसे यदि किसी कैदी को बोलना हो तो वह सिर्फ इतना ही बोलता था, मैं मोहम्मद हनीफ, गली मोहल्ला या गांव फला फला, कराची, रावलपिंडी इत्यादि का रहने वाला हूं, सब कुछ ठीक ठाक है। इस कार्यक्रम को हजारों पाकिस्तानी युद्धबंदियों के परिवार बड़े ध्यान से इस आशा में सुनते थे कि कभी ना कभी उनके किसी अपने का संदेश आ जाएगा। यद्यपि उन कैदियों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी मैं इस कार्यक्रम को नियमित रूप से पूरा का पूरा सुनता रहता था। उस समय मेरे दिमाग में अनायास ही यह बात आती कि इसमें कोई ना कोई मेरा भी अपना होगा जो कहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है, ये वाक्य मुझे हमेशा चौका घाट जेल की भी याद दिला देता था, जो कुछ प्रसंगों पहले हमने पढ़ा कि उस चौका घाट जेल में ये बंद थे। स्मरण रहे, जेल में रात भर चलने वाले कैदियों की गिनती के बाद पक्का लोग चिल्लाकर बोलते थे, सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहां पर हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था और अब मैं यहीं से आगे पढ़ना जारी रखूंगी। जहां तक वैचारिक द्वंद्व का संदर्भ है, सन 1972 की गर्मियों में पहली बार 10 दिन की एक पार्टी क्लास बनारस के जय नारायण इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। यह पार्टी क्लास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिल्ली स्थित सदर मुकाम के निर्देश पर आयोजित की गई थी। इसका मूल उद्देश्य पार्टी कैडरों को कम्युनिस्ट विचारधारा तथा पार्टी नीतियों से प्रशिक्षित करना था। तो इस तरह की कोई भी प्रशिक्षण प्रणाली या पद्धति हमारे दलित समाज के लोगों के लिए नहीं होती है। हम लोग अपने समाज के बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो जात छुपा कर रहते हैं, तो उनसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो फ्रंट पर आकर लड़ते हैं उनसे तो ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी लड़ाई का ब्यौरा कम से कम अपने बच्चों से शेयर तो कीजिए, उन्हें बताइए तो सही कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे नेता, जब भी हम बात करते हैं 131 सांसदों की, तो हम अक्सर बड़े निराशावादी हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तो यही वो चीज है जहां हमारा दलित समाज लैग करता है। बाकी सब लोग, आरएसएस है तो वो अपनी शाखाएं चलाते हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, लड़ना सिखाते हैं, कब किस तरह दंगा फसाद करना है ये भी समझाते हैं। कम्युनिस्ट लोग हैं तो उनका भी यहाँ पर ब्यौरा है कि वे किस तरह अपनी मार्क्सिस्ट पॉलिसीज को लेकर कम्युनिस्ट बात को समझाया जाता है बच्चों को, जो उनके कैडर्स होते हैं। और हमारे दलित समाज के बच्चे थोड़ी बहुत अम्बेडकर नामा कोशिश कर रहा है, या अम्बेडकर नामा जैसे और भी जो एकेडमिक चैनल्स हैं, मैं न्यूज चैनल्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं एकेडमिक चैनल्स की बात कर रही हूं, जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। अब पता नहीं ये प्रयास कितना आगे तक जाएगा, ये थोड़ा हमारे समाज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यदि वे इसको रिलीजियसली सुने, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह रोज घंटी बजाकर आरती करते हैं, सुन ले, तो उनका भी थोड़ा सोचने समझने का, परखने का, चीजों को नजरिया जरूर बदलेगा।
खैर, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकतावाद, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, वर्ग संघर्ष अर्थात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रांति, सोशलिस्ट सिस्टम आदि से लेकर अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास, भारत में क्रांति का सवाल, क्रांति में फूट, माओवाद आदि जैसे विषयों पर पार्टी के अनेक बड़े नेताओं ने उस 10 दिन की क्लास में भाषण दिया। तो लोग अपने समाज के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हमारे दलित समाज के नेता ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। उन्हें हमेशा अपनी ही सीट बचाने का डर लगा रहता है। इस सारे विषयों पर दिए गए भाषणों को मैं बहुत गंभीरता के साथ सुनता था। भाषण देने वाले नेताओं में प्रमुख थे योगेंद्र शर्मा, इंद्रदीप सिन्हा, काली शंकर शुक्ला, रुस्तम सैटिन तथा मोहित सेन आदि। इन सारे नेताओं में मोहित सेन द्वारा दिए गए माओवाद पर भाषण ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। उस समय मैं लगभग आश्वस्त हो गया था कि माओवाद एक भटकाव पैदा करने वाला विचार था तथा उससे क्रांति संभव नहीं है। इस पार्टी क्लास ने मुझे मार्क्स, एंगल्स तथा लेनिन की तमाम रचनाओं को गहनता से पढ़ने की तरफ प्रेरित किया था। यह कड़ी में सन 1973 की गर्मियां मई जून में पूरे 1 महीने की एक पार्टी क्लास कानपुर में आयोजित की गई। कानपुर शहर में 15-20 किलोमीटर दूर देहाती क्षेत्र में ग्रैंड ट्रंक रोड के पास बसा हुआ इमिलिया नामक एक गांव था, जिसका पोस्ट ऑफिस था तांतियागंज, जिसका नाम 1857 के स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के नाम पर पड़ा था। ओके, तांतियागंज। इसी गांव के रहने वाले पार्टी समर्थक रामनाथ त्रिपाठी के ग्रैंड ट्रंक रोड से सटे एक बंगले में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से 50 चुनिंदा सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बनारस से मेरे अलावा दीपक मलिक, नरेंद्र सिन्हा, रामकरण पटेल आदि प्रमुख थे। इस क्लास में कम्युनिस्ट पार्टी के एक वर्तमान केंद्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान तथा उत्तर प्रदेश सीपीआई के पूर्व महामंत्री अशोक कुमार मिश्र तथा गुजर चुके आलोक भारती भी शामिल थे। ये तीनों उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे। पूरे 1 महीने तक चलने वाली इस पार्टी क्लास ने अनेक विषयों पर बहुत विस्तार से, दिन में नेताओं के भाषण होते तथा रात में कैडरों का अलग अलग 3 ग्रुप बनाकर उन विषयों पर आपस में बहस की जाती। अपने ग्रुप में मेरा प्रमुख नाम होता था। दिन में दिए गए नेताओं के भाषणों का सारांश बताना प्रमुख काम होता था। मैं ज्यों का त्यों उन भाषणों को रात में दोहरा देता था, जिसके कारण अनेक कैडर बहुत अचंभित होते थे। और ये तो हम भी जानते हैं कि उनकी याददाश्त बड़ी बढ़िया थी तुलसीराम जी की, और हम भी पढ़ते पढ़ते आत्मकथा में कई बार अचंभित हुए हैं। ऐसी बहसें रात का खाना खाने के बाद शुरू होती थी। किराए के 2 बावर्ची उस बंगले के अहाते में लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाते थे। बनारस की ही तरह इन सारे नेताओं के अलावा पार्टी सदर मुकाम से NK कृष्ण, पार्वती कृष्णन, SG सरदेसाई, मुकीम फारूकी, G अधिकारी, अनिल राजिमवाले, रमेश सिन्हा तथा C रामेश्वर राव जैसे बड़े नेता इमिलिया में क्लास लेने आए थे। शुरुआती क्लास भारत के इतिहास पर थी, जिस पर कानपुर सीपीआई के हरवंश सिंह का बहुत रोचक भाषण हुआ था, विशेष रूप से आर्यों के भारत आगमन तथा उनकी भूमिका पर। किंतु मुश्किल से 4 दिन बीते थे कि क्लास कर रहे पार्टी कैडरों ने हरिवंश के खिलाफ विद्रोह करके खाना खाने से मना कर दिया। इसका प्रमुख कारण था कि केंद्रीय पार्टी द्वारा क्लास पर खर्च किए जाने वाले पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसलिए बहुत खराब खाना मिलता था। दाल एकदम पानी की तरह, वह भी जली हुई मिलती थी। इस संदर्भ में हरवंश सिंह के खिलाफ विद्रोह इसलिए हो गया क्योंकि कानपुर के नेता होने के कारण क्लास की सारी स्थानीय जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई थी। तो हर जगह डंडी मारने वाले लोग रहते हैं। उस छोटे से विद्रोह का परिणाम यह बहुत अच्छा हुआ और खाने में सुधार हो गया। बीच बीच में हरवंश सिंह कानपुर से धागे वाले कबाब भी मंगाते रहते थे। उत्तर प्रदेश में हरवंश सिंह इसलिए भी महत्वपूर्ण नेता बन गए थे क्योंकि उनकी बड़ी बहन सुरजीत कौर का विवाह सीपीआई के राज्य महामंत्री काली शंकर शुक्ला से हुआ था। तो साले साहब हुए। सुरजीत कौर भी पार्टी में एक दबंग नेता थी।
इस क्लास में बनारस वाले सारे विषयों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे रूसी क्रांति, चीन की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की अन्य पार्टियां, ट्रेड यूनियन आंदोलन, महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, पार्टी संगठन जैसे तमाम विषय शामिल थे। मोहित सेन द्वारा माओवाद एवं नक्सलवाद आंदोलन पर दिए गए भाषण, वह भी काफी विस्तार से, एक बार फिर से मेरे लिए दूरगामी प्रभाव वाला सिद्ध हुआ। सच मानिए तो माओवाद तथा भारत में सशक्त क्रांति का नक्सलवादी रास्ता मैंने उस इमिलिया गांव में ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। मानसिक स्तर पर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने किसी बड़ी विकट समस्या से छुटकारा पा लिया। वह बंगला जैसे अमर उद्यान नाम से जाना जाता था। मेरे लिए पूरे 1 महीने तक कम्युनिस्ट शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र यह बन गया था। रात में सारे पार्टी कैडर नाच गाकर अपना खूब मनोरंजन करते थे। उस बंगले के आसपास दूर तक कोई अन्य मकान नहीं था, इसलिए उसकी निर्जनता पार्टी क्लास के लिए बहुत उपयुक्त थी। किंतु बहुत पास ग्रैंड ट्रंक रोड पर 24 घंटे दिल्ली की ओर से चलने वाले हजारों ट्रकों की घौं घौं करने वाली आवाज रात में सोने में बहुत बाधा पहुंचाती थी। जिस दिन पार्टी क्लास खत्म होने वाली थी उस दिन सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सी राजेश्वर राव आए थे। पार्टी क्लास में उनका अंतिम भाषण हुआ, जो मुझे ही नहीं बल्कि सभी कैडरों को एकदम नीरस लगा। तो आज के इन प्रसंगों को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी, लेकिन कुछ विषयों को मैं आपके चिंतन के लिए छोड़े जा रही हूं, जैसे कि इसमें पार्टी कैडरों की क्लास लेने की बात है। तो क्या हमारे दलित समाज के लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए? लोग अपने अपने तरीकों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो एक कलेक्टिव एफर्ट में नहीं तब्दील हो सका है। तो इस बाबत सोचेगा जरूर। चलिए अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।